शीर्षक आत्मसम्मान। कांति बुआ जब आती, ज्योति के घर से दिन भर हंसी ठिठोली का आवाज़ आते रहता। कस्बे के सभी लोग को पता चल जाता कि कांति बुआ आई है। कांति अपने भाई और भतीजों के लिए नए नए कपड़े लेकर आती, अपनी भाभी के लिए एक नई साड़ी और साथ में अपनी एक आध बार पहनी 10 साड़ियाँ लेकर आती। कांति बुआ की बेटी मिन्नी ज्योति से 1 साल ही बड़ी थी, इसलिए मिन्नी के सारे कपड़े ज्योति को आ जाते। कांति और अविनाश जी में बड़ा प्रेम था। अविनाश जी के जीवन में कांति का बड़ा महत्व था। वो दोनों कभी बिना राय मशवरा किए कोई कार्य नहीं करते और उन दोनों के बीच ना तो कभी कांति के पति बोलते और ना ही अविनाश जी की पत्नी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। ज्योति में जब तक समझ नहीं था, मिन्नी के झालर वाले फ्रॉक, मोतियों वाले फ्रॉक बड़े चाव से पहना करती और पहनकर पूरे घर में घूम घूम कर सभी को दिखाती। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर सब लोग खुश हो जाते। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होने लगी थी, या यूँ कहिए कि जैसे जैसे उसमें दुनियादारी की समझ आ रही थी, उसे मिन्नी के कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो अपने माता पिता से जिद करती, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। उनकी माँ उसे समझाते हुए कहती, अरे ये भी तो नए हैं, मिन्नी दीदी तो सिर्फ एक बार अपने जन्मदिन पर ही पहनी थी। गर्मी की छुट्टियों में कांति बुआ अपने परिवार के साथ मायके आई। शाम को ट्यूशन पढ़ाने मास्टर जी आते। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाते। मास्टर जी उसी कस्बे के थे। वो बोलते, दीदी बबुआ तो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन मिन्नी बिटिया पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुनकर मिन्नी मास्टर जी से पूछती, मास्टर जी मैं? मास्टर जी उसे पुचकारते हुए बोलते, अरे तुम तो जिस विद्यालय में पढ़ोगी उसी की अध्यापिका बनोगी। अविनाश जी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते। उनके तीनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। धीरे धीरे समय बीता, 8वीं से 10वीं और फिर 12वीं। ज्योति अब कॉलेज जाने लगी थी और शाम को कस्बे के कुछ बच्चों को पढ़ाती भी थी। अब की बार दशहरे की खरीदारी करने ज्योति अपनी माँ के साथ बाजार गई। उसने अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस पसंद की। उसकी माँ बोली, ड्रेस की क्या ज़रूरत है, कल कांति बुआ तो आ ही रही है, तुम्हारे लिए तो इससे सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े लेकर आएगी। ज्योति बोली, माँ मैं अपने कमाए पैसे से खरीद रही हूँ, आपका पैसा खर्च नहीं करूँगी। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, बात पैसे की नहीं है बेटा, बात ज़रूरत की है। जो ज़रूरत बिना पैसे के पूरा हो जाए, उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है। ज्योति बोली, माँ तुम सही कह रही हो, बात कपड़े की नहीं, महंगे सुंदर की भी नहीं, बात मेरे सम्मान की है। जब भी मैं बुआ के लाए कपड़े पहनती हूँ, मिन्नी दीदी हर किसी के सामने बोलती है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब पहना था, मैं तो इसको एक बार ही पहनी थी, मैं तो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार पहनती भी नहीं। तरह तरह के टीका टिप्पणी करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ बोली, अरे तो क्या हुआ, बोली तो बोली, बहन है तुम्हारी। और ज्योति के हाथ से ड्रेस लेकर दुकानदार को वापस कर दी। ज्योति का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर आ गई। ज्योति घर आई, उसका मुंह उतरा हुआ था। अविनाश जी पूछे, अरे क्या हुआ, इसका मुंह क्यों उतरा है। माँ सारी बातें बताई। अविनाश जी ज्योति को समझाते हुए बोले, माँ तो सही कह रही है, इसमें इतना निराश होने वाली कौन सी बात है। अविनाश जी कभी इन सब बातों को तवज्जो नहीं देते थे। उनके विचार से अगर परिवार के लोग एक दूसरे के कपड़े पहन भी लिए तो क्या, ये कौन से बड़ी बात है, सभी भाई बहन आपस में एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। वो बोले, जय अजय भी तो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, तो तुम मिन्नी का कपड़ा पहन ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन एक दूसरे का पहनना और सिर्फ एक का पहनना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ज्योति अपने माता पिता को यह समझा नहीं पा रही थी। दूसरे दिन कांति बुआ परिवार के साथ दशहरा मनाने मायके आई। सच में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर ड्रेस निकाल कर ज्योति को देने लगी।
उसको हाथ में पकड़ाते जा रही थी और साथ ही बड़बड़ाते जा रही थी, ये देखो, इसे तो सिर्फ एक बार पहनी है, और ये इसको सिर्फ पहन कर देखी है, और ये इसको तो बस अपनी सहेली के जन्मदिन में पहनी थी। ज्योति सारे ड्रेस को लेकर कमरे में आ गई। एक एक कर सभी को देख रही थी। सबके सब ऐसे ही ड्रेस थी जैसे उसके कॉलेज में अमीर लड़कियां पहन कर आती थी, जिसे देखकर उसकी भी इच्छा होती थी, काश मेरे पास भी ऐसा ही ड्रेस होता। और आज वो सारे ड्रेस उसके हाथ में थे, लेकिन उसे एक भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी को यूं ही मोड़ कर अलमारी में रख दी। शाम को घूमने जाने का योजना बना। सभी बच्चे तैयार हो चुके थे। सभी लोग ज्योति का इंतज़ार कर रहे थे। ज्योति अलमारी खोलकर उसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहन ली, जो कांति बुआ आज लाई थी। बाहर निकली, कांति बुआ उसे देखते ही बोली, इस ड्रेस में हमारी ज्योति कितनी सुंदर लग रही है। मिन्नी ने इसे एक बार के बाद हाथ भी नहीं लगाई। ये लड़की नहीं सुधरेगी भाभी, मैं तो इसके लिए कपड़े खरीद खरीद कर थक गई। सुनते ही ज्योति का चेहरा उतर गया। सभी साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते खाते पीते रात 11 बजे तक घर वापस आए। कांति बुआ खर्च करने में कोई कमी नहीं करती थी। जब से कांति बुआ आई, घर में सिर्फ कांति बुआ और उनके बच्चों के पसंद का ही खाना बनता। पंख लगाकर छुट्टी के दिन बीत गए। मिन्नी का स्नातक हो गया। उसके पिताजी उसका रिश्ता तय कर दिए। लड़का बैंक अधिकारी था, साथ ही साथ इकलौता। कांति अविनाश जी को फ़ोन पर खबर दी, भैया आप भी आ जाइए, इनके साथ जाकर घर देख लीजिए, और लड़का भी। अविनाश जी खबर मिलते ही चल पड़े। कांति के घर पहुंचकर उन लोगों के साथ मिन्नी के ससुराल गए। जितना आलीशान घर था, उतना ही सुलझा हुआ परिवार और लड़का। विवाह का दिन तारीख तय हो गया। अविनाश जी लौटे तो मिन्नी के घर और उसका होने वाले पति का तारीफ करते उनका मुंह नहीं थक रहा था। कुछ दिन बाद कांति बोली, भैया भाभी और ज्योति को कुछ दिन पहले भेज दीजिएगा, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। अविनाश जी बोले, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, जब चाहे ले जाना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। शादी के 15 दिन पहले ज्योति अपनी माँ के साथ कांति के घर आ गई। सारी जिम्मेदारी कांति उन पर छोड़ दी और वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरे शिद्दत से निभाई। मिन्नी की विदाई हो गई। धीरे धीरे एक एक करके सारे मेहमान चले गए। सारे मेहमान जाने के बाद अविनाश जी बोले, घर की एक बेटी तो विदा हो गई, अब ज्योति को विदा करना है। कांति अपने भाई का हाथ थाम कर बोली, अरे भैया आप चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना, ज्योति के लिए भी अच्छा घर देखेंगे। दूसरे दिन अविनाश जी भी सपरिवार अपने घर चले आए। कांति आते समय मिन्नी के सारे कपड़े ज्योति को देते हुए बोली, ये लेते जाओ। ज्योति बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान के साथ सारे कपड़े ले ली। ज्योति रास्ते भर सोच रही थी कि चलो अब तो मुझे नए कपड़े पहनने मिलेंगे, क्योंकि मिन्नी दीदी शादी के बाद साड़ी पहनेगी। समय का खासियत है, वह निरंतर चलते रहता है। साल बीत गया। मिन्नी एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई और ज्योति अपना स्नातक पूरा करने के साथ साथ ट्यूशन क्लास का विस्तार भी कर ली। अब की बार त्यौहार में जब उसकी माँ खरीदारी करने निकली तो ज्योति के लिए कपड़े खरीद कर लाई। ज्योति नए कपड़े देखकर खुशी से अपने माँ के गले लग गई। उसके आँख से आंसू टपक पड़े। ज्योति अपने कमरे में आ गई। अपने नए कपड़े पहनकर बार बार आईने में अपने आप को निहार रही थी। मन ही मन मुस्कुरा रही थी, माँ को दिखा रही थी। उसकी माँ उसके आँखों की चमक को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद खबर आया कि दूसरे बच्चे को जन्म देते समय मिन्नी नहीं रही। अविनाश जी सब परिवार दौड़े दौड़े कांति के घर गए। कुछ दिन रहकर उन लोगों का देखभाल करके अपने घर वापस आ गए। एक दिन सुबह सुबह कांति का फ़ोन आया, भैया हम लोग आ रहे हैं। सभी लोग अपनी कांति बुआ का इंतज़ार कर रहे थे। कांति बुआ आई। खाना पीना के बाद अविनाश जी और अपनी भाभी के को पास बिठाकर उनका हाथ थाम कर बोली, भैया मिन्नी के बच्चे माँ के बगैर अनाथ हो गए। दामाद बाबू शादी तो करेंगे ही, पता नहीं कैसी लड़की होगी, मिन्नी के बच्चे को प्यार देगी कि नहीं।
इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना ज्योति का विवाह दामाद बाबू से करा दें। घर तो आप देखे ही हैं, और दामाद बाबू हीरा है हीरा। अपनी ज्योति भी राज करेगी और मिन्नी के बच्चों को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। ये सब बातें ज्योति सुन रही थी। ये सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैर के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो दौड़कर अपने कमरे में चली आई। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, पहले कपड़ा और अब पति। ये सोचकर ही वो सिहर गई। इधर कांति की बात सुनकर अविनाश जी बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ज्योति की माँ को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन ज्योति नए कपड़े पहनी थी। उस दिन की उसकी आंखों की चमक को महसूस कर रही थी और वो उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं कांति, नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।